तो फाइनली रिंगोकू भैया के पास्ट का मांगा रिलीज कर दिया गया है। वैसे तो 1-2 साल पहले ही हो गया था, मैं ही लेट हूँ। और हाँ, मैं बता देता हूँ कि ये कोई दुखड़े से भरा हुआ पास्ट नहीं है। इसमें अपने रिंगोकू भैया बड़े हंसते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ ज्यादा ही हंस रहे हैं। लगता है इनको आगे का पता नहीं कि इनके साथ क्या हो जाता है। पर कमाल की बात यह है कि इनके साथ हम सबकी फेवरेट मित्सुरी कानरोजी को भी दिखाया गया है। तो ज्यादा सब्र का बाण ना तोड़ते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसके हाथ में गन होती है। वो कह रहा होता है, मैंने तुम्हें उसके बारे में क्या बताया? ओह, अब मुझे याद आया। उसके बाद एक डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंबर को दिखाया जाता है जिसके हाथ पैर अलग हो गए होते हैं। मैंने तो सोचा था खुशियों से भरा हुआ चैप्टर होगा, पर यहाँ तो कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। और ये कुत्ते क्या डिनर के लिए आए हैं? और वो साइड में खड़ा आदमी तो मुझे मॉस्को का कोई ड्रग डीलर लग रहा है। इस बच्चे ने उसके ड्रग्स चुराए होंगे और फिर आप फोटो में देख ही सकते हो उसने क्या कर दिया। पर इसे भी छोड़ो, उस बच्चे की फटी पड़ी रहती है तो सोच रहा होता है उसकी आंखें और चेहरा डरावने हैं। वो एक मुर्गे जैसा दिख रहा है। मैं उसे माफ नहीं कर सकता, इसलिए बदला लेना चाहता हूँ। हाँ, बड़ा अच्छा बदला ले लिया इसने अपने शरीर के साथ। वो अपना सोचना जारी रखता है, ये मुर्गा मुझे अभी भी डरा रहा है, मैं दूर नहीं जा पा रहा हूँ, डैम इट। और इसी बात में वो मुर्गा भी अपनी चोट से चिल्लाता है और अपने भेजे में ही गोली मार देता है। फिर उसके कुत्ते पागल हो जाते हैं और उस बच्चे को खा जाते हैं। शायद ये कोई नए प्रकार का ब्लड डीमन आर्ट होगा कि पहले अपने भेजे पर गोली मारो और फिर वो कुत्ते आपके दुश्मन को खा जाएंगे। मुजान भी बड़े अलग अलग डीमन बनाता है। वो मुर्गा अपने सर पर गोली मारकर पागल हो जाता है और कहने लगता है, उससे मदद मिली, मेरे सर से बहुत खून बह गया, मैं गुस्से से लगभग मर ही गया था, पर अब मैंने तुमसे क्या कहा था? लगता है इसे भूलने की बीमारी है, हमेशा भूल जाता है। पर उसकी आंखों को देखने से पता चलता है कि ये लोअर रैंक 2 डीमन है। अगले सीन में रिंगोकू को दिखाया जाता है जो मित्सुरी के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। लगता है अब खुशियों का समय आ गया। रिंगोकू कहता है कि उस हेटफुल मैन के बारे में क्या गलत है, अपने लेसन से दूर रहकर तुम नर्म हो गई हो, तुम इस तरह के हमलों के साथ कॉप्स का मेंबर नहीं बन सकती। और कोशिश करो कानरोजी। लेकिन हम सबको पता है कि मित्सुरी कितनी बड़ी की पेटू है। उसे भूख लग रही होती है तो रिंगोकू से एक स्वीट ब्रेक की रिक्वेस्ट करती है। लेकिन रिंगोकू कहता है, पर तुमने अभी अभी तो दोपहर का लंच किया था, मुझे तो लगता है मित्सुरी 5-10 किलो तो खा ही लेती होगी। मित्सुरी का पेट ग्रोल करने लगता है। ये सुनकर रिंगोकू से बोलता है, मुझे तुम अपने पेट की गुड़गुड़ाहट से जवाब मत दो। तभी वहाँ सेंजुरू आ जाता है उन दोनों के लिए मिठाई लेकर। उसे देखकर मित्सुरी बहुत खुश हो जाती है। पर रिंगोकू पीछे से कह रहा होता है, पर हमने अभी तक ट्रेनिंग पूरी नहीं की है। सेंजुरू बोलता है, क्या आप भी कुछ लेंगे भाई? मैंने साट्सू माइमू फ्लेवर के भी बनाए हैं। मैं ये भूल कैसे गया? रिंगोकू भी तो भुक्कड़ है। फ्लेवर का नाम सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है, इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक। मित्सुरी को मिठाई बहुत पसंद आती है और आएगी भी क्यों नहीं। बनाया किसने है? भले सेंजुरू को तलवार चलानी उतनी अच्छी नहीं आती, पर खाना बनाने में अपना लौंडा मित्सुरी कहते हैं, ये स्वादिष्ट है, मैं इन्हें हमेशा के लिए खा सकती हूँ। सेंजुरू ने बहुत सारी मिठाई बनाई होती है तो वो उन्हें जो चाहे खाने के लिए कहता है। रिंगोकू को मिठाई की खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है। सेंजुरू उसे बताता है कि वेस्ट में इसे स्वीट पोटैटो कहते हैं और ये बनाना उसे मित्सुरी ने ही सिखाया है। मित्सुरी सेंजुरू की तारीफ करती है और कहती है, सेंजुरू बहुत अमेजिंग है, वो कुछ भी बना सकता है। रिंगोकू मिठाई खाकर कहता है, ये स्वादिष्ट है, और वो सेंजुरू को एक चीज लाने के लिए कहता है। सेंजुरू वो चीज लाकर मित्सुरी को दे देता है। असल में वो चीज एक जैकेट होती है जो एक टाइटल है कि आपने डीमन स्लेयर कॉर्प्स ज्वाइन किया है। रिंगोकू उसे मित्सुरी को देने में थोड़ा लेट हो गया होता है। वो मित्सुरी को कहता है, कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि मित्सुरी ने फाइनल सिलेक्शन सिर्फ 6 महीनों में ही पास कर लिया होता है। रिंगोकू बताता है कि अब से वो दोनों एक साथ लड़ेंगे, टीचर और स्टूडेंट के रूप में नहीं, कॉमरेड्स के तौर पर। मित्सुरी थोड़ी इमोशनल हो जाती है और कहती है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। वो रिंगोकू को 1 सेकंड रुकने के लिए कहती है और अपने कपड़े बदल कर आती है। उसका कपड़ा देखकर रिंगोकू हैरान हो जाता है और कहता है, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने? ये क्या डीमन स्लेयर यूनिफॉर्म के लिए नॉर्मल है? मित्सुरी उसे बताते हैं कि उस काकुशी ने इस यूनिफॉर्म को पूरी तरह से ऑफिशियल कहा है। रिंगोकू कहता है, तो फिर ठीक है। पर सेंजुरू को इस बात पर भरोसा नहीं होता। रिंगोकू मित्सुरी को थैंक्स बोलता है ट्रेनिंग में आने के लिए। तभी एक कौवा मैसेज लेके आता है कि फ्लेम हासिरा यानी रिंगोकू के बाप को हासिरा मीटिंग में बुलाया गया है। रिंगोकू अपने डैड को ये बात बताने जाता है, पर उसके डैड वहाँ जाने से मना कर देते हैं और कहते हैं, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ। रिंगोकू अपने बाप को वहाँ जाने के लिए इंसिस्ट करता है, लेकिन उसका बेवड़ा बाप उसे लोटा फेंक कर मारता है। उसने इतनी पी रखी होती है कि उसका निशाना भी सही से नहीं लगता है। पता नहीं किसने बनाया इसको फ्लेम हासिरा। रिंगोकू का बाप उसे चिल्लाता है कि मुझे परेशान करना बंद करो, तुम कभी फ्लेम ब्रीदिंग को मास्टर नहीं कर पाओगे और ना ही हासिरा बन पाओगे। सुनो क्योजोरो, सिर्फ फ्लेम हासिरा उस जैकेट को पहन सकते हैं और तुम अपने बाप की तरह महान हासिरा नहीं बन पाओगे। सही बात है
भाई बनना भी मत अपने बाप की तरह महान, नहीं तो फ्लेम ब्रीदिंग की जगह ड्रिंक ब्रीदिंग में हाशिरा बन जाओगे। अगले सीन में हाशिरास और उनके मास्टर को दिखाया जाता है। उनका मास्टर उनसे उनका हालचाल पूछ रहा होता है और बताता है कि हमारी संख्या कम हो रही है क्योंकि उस मुजान ने हमारे कई सारे हाशिरास को मार दिया है, इसलिए मुझे तुम लोगों की जरूरत पड़ रही है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम सब मिशन के लिए एक दूसरे का साथ दो। तभी सानेमी का गाय से पूछता है कि यहाँ एक नॉन हाशिरा क्यों है। फ्लेम हाशिरा शिनजुरो रेंगोकू कहाँ है। रेंगोकू थोड़ा घबरा जाता है और सानेमी उसे डराने लगता है, पर रेंगोकू उसे हाशिरा का मतलब बताता है कि हाशिरा एक पिलर की तरह है जो डीमन सेल कॉप्स को संभाले हुए है। मास्टर का गाय भी सानेमी को रोकते हैं रेंगोकू को बुली करने से और कहते हैं शिनजुरो की हालत कैसी है। इस पर रेंगोकू उन्हें बताता है कि जब से उसकी मॉम की डेथ हुई है वो शराबी बन गए हैं। इस बात पर स्टोन हाशिरा दुख जताते हुए कहता है वो अनुभवी है, उन्हें सभी को साथ लाने के लिए काम करना चाहिए। उजुई भी अपनी राय देता है अगर उन्हें रिटायर होना है तो मैं उन्हें स्टाइल के साथ रिटायर होने की सलाह दूंगा। सानेमी भी कहता है हमारे पास हाशिरास कम है और मास्टर उन्हें शराब पीकर मिशन में जाने की परमिशन नहीं दे सकते। तभी रेंगोकू कहता है डोंट वरी, मैं बनूंगा फ्लेम हाशिरा। ये सुनकर सभी हाशिरा थोड़ा चौंक जाते हैं। उजुई तो हंसने लगता है। सानेमी बोलता है हे रेंगोकू, ये इतना आसान नहीं है, तुम्हें पता है हाशिरा कैसे बनते हैं। इस पर रेंगोकू बोलता है मुझे हाशिरा बनने के मानदंड पता है। तो सानेमी कहता है हमें दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। ये कहकर वो रेंगोकू को मारने के लिए जाता है पर हिमेजिमा उसे रोकता है, पर सानेमी कहाँ किसी की बात सुनने वाला है। वो जाकर रेंगोकू को किक मार देता है और लगातार अटैक करने लगता है। वो बोलता है जल्दी करो और हाशिरा बन जाओ, हमारे पास खाली सीट है तो तुम उसे भर दो रेंगोकू। रेंगोकू उसके अटैक को ब्लॉक करता रहता है और बोलता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मैं तुम पर हमला नहीं करूंगा, वैसे भी कॉप्स के मेंबर के साथ लड़ाई करना मना है, तुम्हें गुस्सा आ गया है लेकिन मुझे तुम्हारा नेचर पसंद है, इनकरेजमेंट करने के लिए थैंक्स। ये सुनकर उजुई कहता है ये सच में अजीब है। फिर तभी मास्टर कगाया सानेमी बस कहते हैं और सानेमी रेंगोकू को मारना छोड़ के अपने घुटनों पर टेक जाता है। यही तो है कगाया की पावर। ये देखकर रेंगोकू भी हैरान हो जाता है। मास्टर रेंगोकू को बोलता है कि उसे हाशिरा बनने के बारे में सभी मानदंड पता है तो कगाया के पास उसके लिए एक मिशन है। इंपीरियल कैपिटल में एक डीमन है जो शायद 12 किसी हो सकता है। यहाँ पर कगाया उस मुर्गे जैसे दिखने वाले डीमन की बात कर रहा है तो कगाया चाहता है कि रेंगोकू उसे हराए। ये सुनकर तो सानेमी का चेहरा देखने लायक था। रेंगोकू सोच में पड़ जाता है द 12 किजुकी। अगर आपको पता नहीं तो मैं बता देता हूँ 12 किजुकी वो डीमंस होते हैं जो डायरेक्ट मुजान के अंडर काम करते हैं और ये हाशिरा तक को भी मार सकते हैं। रेंगोकू सोच ही रहा होता है कि शिनोबू भी अपने दो शब्द कहती है मास्टर अगर वो 12 किजुकी में से एक है तो हमें हाशिरास को वहाँ नहीं भेजना चाहिए। यहाँ पर शिनोबू चाहती है कि कगाया उस एरिया की प्रोटेक्शन करे जहाँ से हाशिरास गायब हुए हैं, पर मास्टर उसे बताता है कि वो एरिया रेंगोकू के घर के ईस्ट एरिया में है। मास्टर रेंगोकू को बोलता है अगर तुम इस बात पर जोर देते हो कि तुम काम के हो तो इस बात को साबित करो, एक्शन दिखा के ना कि डींगे हाँक के। जाओ और अपनी पूरी जान लगा दो क्योजरो। रेंगोकू कहता है यस सर और वो लोग मिशन के लिए चले जाते हैं। तो मास्टर कगाया के ऑर्डर्स पे रेंगोकू भैया पहुंच जाते हैं अपने मिशन के लिए जापान के कैपिटल टोक्यो में अपने साथियों के साथ जिसमें मित्सुरी भी होती है। रेंगोकू उन सभी को प्लान के मुताबिक चलने के लिए बोलता है और उसका प्लान ये होता है कि वो दो के पेयर्स में रहेंगे। अगर डीमन मिल जाता है तो कौवे की मदद से मैसेज भेजेंगे और नागरिकों की रक्षा करेंगे। रेंगोकू थोड़ा भारी आवाज निकालने का ट्राई करता है जिससे उन सभी को जोश आए। ये देखकर मित्सुरी थोड़ी इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि ये मित्सुरी और रेंगोकू का साथ में पहला मिशन होता है तो वो थोड़ी नर्वस रहती है। तभी एक चिलकुजा उससे टकरा कर गिर जाता है और रोने लगता है। तभी उसकी माँ भी आ जाती है और मित्सुरी को चिल्लाने लगती है जबकि मित्सुरी की कोई गलती भी नहीं होती। ये इंडिया में बहुत देखने को मिलता है कि गलतियाँ आपकी होती भी नहीं फिर भी सब बच्चों का ही सपोर्ट करते हैं। वो पागल औरत मित्सुरी को अजीब बालों वाली किडनैपर बोलने लगती है और पुलिस को बुलाने की धमकी देती है, लेकिन रेंगोकू ऐसा थोड़ी ना होने दे सकता है। वो उस औरत से माफी मांगता है और बताता है उसका बेटा गिरने की वजह से रो रहा था। फिर वो औरत उन्हें माफ कर देती है पर इससे मित्सुरी उदास हो जाती है। रेंगोकू उसे इन सब चीजों को इग्नोर करने को बोलता है लेकिन तभी उनके पास वाले घर में किसी ने बॉम्ब फिट किया होता है और वो बॉम्ब फट जाता है। एक्सप्लोजन की आवाज सुनकर रेंगोकू के साथ ही घबरा जाते हैं। मित्सुरी मदद के लिए जाती रहती है लेकिन उसके फेस के जस्ट सामने एक गोली आकर लगती है। रेंगोकू उस गोली चलाने वाले को देख लेता है और वो और कोई नहीं वही मुर्गा डीमन होता है। वैसे मैं इसे गन डीमन बुलाऊंगा क्योंकि ये बंदूक ज्यादा चलाता है। ये डीमन अपना बदला लेने के लिए बेताब रहता है। मुझे भी नहीं पता कि क्यों बदला लेना चाहता है। फिर तभी वो देख लेता है कि रेंगोकू अपनी जगह से गायब है और ये हम क्या देखते हैं, रेंगोकू क्रिस की तरह छलांग मारकर डीमन के पास पहुंच जाता है और फ्लेम ब्रीदिंग के फर्स्ट फॉर्म से उसके हाथ से गन छोड़ा देता है।
वैसे इतना ऊपर कूदना तो क्रिस के लिए भी मुश्किल था, पर एनीमे है, कुछ भी हो सकता है। रिंगोकू उससे कहता है ये सब इसी दिन के लिए था, जिसके जवाब में डीमन बोलता है हाँ, जिस दिन मुझे पे बैक मिलेगा तुम्हारे खिलाफ रिंगोकू। अब तुम्हारे मन में सवाल होगा कि ये एक दूसरे को कैसे जानते हैं, पर सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता। रिंगोकू की नजर उसकी आंखों में पड़ती है और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये डीमन लोअर रैंक 2 है, पर यहीं पर हमें एक और बात पता चलती है कि अगर किसी स्लेयर को हासिरा बनना है तो उसे किनोई रैंक में आना होगा और 50 से उससे ज्यादा डीमंस या फिर एक 12 किसी को हराना होगा। रिंगोकू उससे बोलता है तुमने मुझे मारने के लिए आम नागरिकों पर भी हमला किया, मैं इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये सुनकर उस डीमन की भी जल जाती है तो वो हंसने लगता है और रिंगोकू को धमकी देता है कि आज की रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। कितनी काली जुबान है, भले ही इसकी ना औकात हो, पर अकाजा ने रिंगोकू भैया को आखिरी रात दिखा ही दी थी। अगले पेज में हम देखते हैं रिंगोकू उससे कहता है तुम कौन हो? अबे ये क्या बकचोदी चल रही यार। अब भी छेलौंडा बड़े कॉन्फिडेंस से बात कर रहा था और अभी पूछता है तुम कौन हो? ये सुनकर वो डीमन भी कह देता है भाई तू मुझे भूल गया, मैं सुरेश। पर रिंगोकू असल में नहीं भूला होता क्योंकि वो पहले उससे कभी मिला ही नहीं था। रिंगोकू डीमन से कहता है तुम खुद ही सोचो, कोई कॉप्स मेंबर किसी डीमन के साथ क्यों जुड़ेगा? ये सुनकर उस गन डीमन का दिमाग सठिया जाता है और वो फिर से अपने भेजे पर ही गोली मार लेता है। देखो भाई इसके साथ ना अलग ही केस है, ये छोटी छोटी बातों पर सनक जाता है और अपने भेजे पर ही गोली मार लेता है अपने दिमाग को ठिकाने लाने के लिए। पागल है साला, छोड़ो इसकी बात नहीं करते। रिंगोकू भी कंफ्यूज हो जाता है, वो डीमन खुद को शांत करता है और सोचता है वो मुझे भूल गया, मुझे उसे याद दिलाना होगा। लेकिन तभी एक और बम फटता है। डीमन रिंगोकू को बताता है उसने पूरे कैपिटल में टाइम बम लगा रखे हैं। अचानक से वो डीमन बहुत सारी गन्स निकाल लेता है, फिर कहता है थैंक यू, अब कई लोग मरेंगे। ऐसा कहते हुए अपनी सारी गन्स को एक साथ रिंगोकू पर चलाने लगता है। यहाँ पर वो बिल्कुल रोबोट पिक्चर की चिट्ठी की तरह लग रहा था। रिंगोकू कैसे भी करके उसकी गोलियों से बचकर छुप जाता है, पर उस डीमन की बंदूक जमीन पर चलने लगती है और रिंगोकू के पास जाकर फायर करती है। लेकिन तभी रिंगोकू फ्लेम ब्रीदिंग के फोर्थ फॉर्म का यूज करके बच जाता है और उस डीमन की गर्दन को काटने वाला होता है, पर ये भोसड़ी वाला इतनी जल्दी कहाँ मरेगा। वो रिंगोकू पर फायर कर देता है लेकिन उसका निशाना चूक जाता है, पर रिंगोकू भी उसकी गर्दन पर अपनी तलवार को टच तो करा ही देता है। डीमन रिंगोकू से कहता है तुम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो रिंगोकू, तो क्या तेरी तरह पागलों जैसा हंसेगा? तुम्हें फाइट में शांत रहना चाहिए। लेकिन रिंगोकू इधर काटने में ध्यान लगा रहा होता है। वो महसूस करता है कि वो उसकी गर्दन नहीं काट पा रहा है। फिर तभी उस डीमन के अंदर से बॉम्ब निकलते हैं और फट जाते हैं। ये देखकर मित्सुरी के पसीने निकल जाते हैं। मित्सुरी दौड़ते हुए रिंगोकू के पास जाती है, पर पीछे से आवाज आती है दीदी पीछे तो देखो। वो डीमन उसके बाल को पकड़ लेता है और कहता है तो तुम उसके साथ हो, तुम्हारे भी बाल उसके जैसे बदसूरत है। वो मित्सुरी के सर पर अपनी बंदूक तान देता है, फिर बताता है बदकिस्मती से रिंगोकू अभी जिंदा है। ये डीमन रिंगोकू को दर्दनाक मौत मारना चाहता है, इसलिए वो उसके साथियों और परिवार वालों को टॉर्चर करके मारेगा और मित्सुरी को तो खासकर हाई लेवल का टॉर्चर करेगा। वो कहता है जब मैं इंसान था तब भी मैं टॉर्चर करने में अच्छा था, मतलब ये पैदाइशी ही भड़वा है। वो मित्सुरी को बोलता है तुम्हें डीमन स्लेयर नहीं बनना था, तुम्हारी इतनी दर्दनाक मौत होने पर भी कोई तुम्हें याद नहीं करता। लेकिन तभी पीछे से रिंगोकू फ्लेम ब्रीदिंग का 5th फॉर्म यूज करके उस डीमन की गर्दन में कट मार देता है और बिल्कुल जैसे हीरो लोग ओवर एक्टिंग के 50 रुपए लेकर कहते हैं, ठीक वैसे ही कहता है लोग मुझे याद रखे या ना रखे फिर भी मैं उनकी हिफाजत करूंगा, यही है जो हम डीमन स्लेयर करते हैं। रिंगोकू मित्सुरी को बताता है डीमन ने पूरे कैपिटल में बॉम्ब लगाए हैं, जाओ और बाकी साथियों के साथ उन्हें फटने से रोको। रिंगोकू की गांड फट गई होती है, तभी वो सोच रहा होता है ये गांडू मुझे किसी कारण से मारना चाहता है, लेकिन ये डीमन भी उसकी गांड जला रहा होता है कि तुम मेरा सर नहीं काट सकते और वैसे भी तलवार बंदूक से नहीं जीत सकती। लेकिन तभी रिंगोकू फ्लैशबैक में चला जाता है जहां मास्टर उसे मोटिवेशन दे रहा होता है कि रिंगोकू परिवार सदियों से डीमन का शिकार करता आया है और हासिरा बनना उनके खून में है, ब्ला ब्ला ब्ला। और ये सारी बात याद करके रिंगोकू को जोश आ जाता है। रिंगोकू बोलता है मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा और फ्लेम हासिरा बनूंगा। ये सुनकर तो डीमन की और सटक जाती है। फिर क्या वो अपना ब्लड डीमन आर्ट दिखाता है। इसका ब्लड डीमन आर्ट बड़ा अजीब सा है। उसके शरीर से स्लैम जैसी चीज निकलती है और वो भेड़िया बन जाता है जिनके मुंह में गन लगी होती है। वो भेड़िया रिंगोकू के ऊपर फायर करता है, पर रिंगोकू फ्लेम ब्रीदिंग के 4th फॉर्म का यूज करके बच जाता है। लेकिन अचानक से उसके ऊपर मौली की बरसात हो जाती है और रिंगोकू फ्राई हो जाता है। पर इधर गन डीमन अपनी पुरानी यादों में डूब जाता
आता है। उसकी यादों को देखने से पता चलता है कि जब ये इंसान था तब फ्लेम हासिरा ने इसको टॉर्चर किया था। फोटो देखने से तो पता नहीं चल रहा है वो कौन सा फ्लेम हासिरा है। मुझे लगता है ये डीमन रेंगोकू को वही फ्लेम हासिरा समझ रहा है। इसको गलतफहमी हो गई है और इसी बात का बदला ये डीमन रेंगोकू से लेना चाहता है। चलो वापस फाइट में चलते हैं। ये डीमन फिर से अपने सर पर गोली मारता है, पर इस बार सर में गोली मारकर पेट से मशीन गन निकालकर रेंगोकू पर ही फायर कर देता है, जिससे रेंगोकू दूर फेंका जाता है और ये भी अपनी यादों में खो जाता है। जहाँ इसका भाई बोल रहा होता है माँ की डेथ के बाद से पिताजी बेवड़े हो गए हैं। रेंगोकू अपने भाई को ऐसा ना बोलो कहता है, एक दिन वो जरूर ये सब छोड़ देंगे। मैंने मॉम से वादा किया है कि मैं ताकतवर बनकर एक दिन हासिरा बनूंगा। तभी रेंगोकू अपनी यादों से उठकर डीमन से लड़ने लग जाता है। इधर रेंगोकू के साथ ही बॉम्ब ढूंढ रहे होते हैं। मित्सुरी को एक मिल भी जाता है, पर वो भेड़िया उसके ऊपर अटैक कर देता है। मित्सुरी अपनी तलवार से उन्हें काटने की कोशिश करती है, पर ये भेड़िए कहाँ कटने वाले हैं। एक भेड़िया मित्सुरी को काट देता है। मित्सुरी सोच में पड़ जाती है कि मैंने फ्लेम ब्रीदिंग सीखी है, पर मैं उसे इस्तेमाल नहीं कर पा रही हूँ। रेंगोकू मेरी मदद करो। लेकिन रेंगोकू के बदले वो चिरकुट बच्चा वहाँ आ जाता है और उन भेड़ियों को भगाने लगता है, पर उल्टा वो भेड़िए उन्हीं के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन उसी समय मित्सुरी की विल पावर बढ़ जाती है और वो उन कुत्तों को काट देती है, पर वो कुत्ते कहाँ मरेंगे। वो हाउल करके अपने और साथियों को बुला लेते हैं। मित्सुरी को फ्लैशबैक याद आता है कि रेंगोकू ने उसे किस तरह बचाया था। मित्सुरी उस चिरकुट को कहती है, गुड जॉब किड, तुमने अपनी मम्मी की रक्षा की, अब बस आराम करो, मैं इन कुत्तों को संभाल लूंगी। ये कहते ही मित्सुरी बहुत तेजी से आगे बढ़ती है और टाइम बम को हवा में उछालकर अपनी बॉडी को स्विंग करके उन कुत्तों को काट देती है। मित्सुरी को ये याद आता है कि रेंगोकू ने उससे कहा था, तुम तलवार को अपने शरीर का एक हिस्सा समझना, कमजोरों की मदद करना ताकतवरों की जिम्मेदारी है। मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया था। मित्सुरी, तुम एक दिन मुझसे भी अच्छी तलवारबाज बनोगी। मित्सुरी अपनी आदतों से बाहर आती है और लड़ते हुए सोचती है, मुझे और फ्लेक्सिबल होना होगा, एडमिरेशन के बिना भी मैं लड़ूंगी, यही है जो हम करते हैं। ये सोचकर वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से सभी डीमंस कुत्तों को काट देती है और बॉम्ब को गिरने से बचा लेती है। मित्सुरी खुद ही हैरान हो जाती है कि उसने उन कुत्तों को सच में मार दिया है। वो कहती है, फाइनली मैंने खुद की ब्रीदिंग स्टाइल ढूंढ ली। वो माँ बेटी भी हैरान हो जाते हैं। मित्सुरी उनसे पूछती है, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना। मित्सुरी उन्हें अपने बालों के कलर के बारे में बताती है कि उसे साकुरा मोची खाना बहुत पसंद है, इसलिए उसके बाल के कलर ऐसे हो गए हैं। वो उन्हें बताती है कुछ काकुशी उनकी मदद के लिए आएंगे, तो अब वो यहाँ से जा रही है। वो बच्चा उसे थैंक्स बोलता है और अपनी मम्मी को भी उसे थैंक्स बोलने के लिए कहता है। फाइनली एक खुसट बुढ़िया मित्सुरी को अब थैंक्स बोलेगी और वो मित्सुरी को थैंक्स बोल देती है। ये सुनकर मित्सुरी की आंख भर आती है। इस साइड रेंगोकू और गन डीमन फटे हाथ लड़ाई कर रहे होते हैं। रेंगोकू उसका गर्दन काटने की कोशिश कर रहा होता है, पर गर्दन की जगह बस बंदूक काट पा रहा होता है। ये देखकर तो गन डीमन की भी गांड फट जाती है कि रेंगोकू के ऊपर इतनी गोलियां चलाने के बाद भी वो कैसे जिंदा बच पा रहा है और अभी तक कोई बम फटने की भी आवाज नहीं आई। क्या गन डीमन हार रहा है? वो रेंगोकू को देखकर सोचता है, ये सचमुच वही है जिससे मेरा सामना उस दिन हुआ था। डैम इट, मेरी गोलियां खत्म हो गई है। क्या मैंने अपनी पूरी फायर पावर का यूज कर लिया? ये अभी भी जिंदा कैसे है? ये सोचकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी गन फेंककर अपने पेट से नई गन निकालता है, पर गन की जगह एक कटाना निकल जाता है जिसका नाम बुशिडो होता है और गन डीमन को अपना पास्ट याद आ जाता है, जहाँ कुछ लोग कह रहे होते हैं हमारी तलवार गन से कभी नहीं हारती। वो अपनी यादों से बाहर निकलता है, फिर देखता है रेंगोकू उस पर बड़ा वाला अटैक कर रहा होता है। लेकिन ये क्या देखने को मिलता है, गन डीमन वेयरवुल्फ बन जाता है। उसके फॉर्म का नाम होता है कैप्चर कैविटी वेयरवुल्फ ऑफ हॉरर। ये वेयरवुल्फ बोलता है, क्या मैं सही हूँ? तुम्हारा नाम क्यूजिरो रेंगोकू है ना? रेंगोकू भी सोच में पड़ जाता है। उसके कुत्ते शरीर से चिपक गए हैं जिसके कारण ये वेयरवुल्फ बन गया है और ये किसी भी चीज को छूते ही उसे ऑब्जॉर्व कर लेता है। डीमन कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा क्यूजिरो रेंगोकू, जिसके जवाब में रेंगोकू कहता है, कोशिश करके देख लो। अब क्योंकि इस डीमन की एब्जॉर्ब पावर बहुत ज्यादा है तो रेंगोकू के पास अब एक ही चॉइस है, अपनी स्वॉर्ड को जोर से स्विंग कराना। रेंगोकू लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। दोनों फाइट की पोजीशन में होते हैं, बस रेफरी का इंतजार है कब 1 2 3 बोले। दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। दोनों की तलवार टकराने से आसपास का ग्राउंड धुआं धुआं हो जाता है। डीमन बोलता है, तुम्हारी स्वॉर्ड मेरे डीमन आर्ट को नहीं हरा सकती, तुम मर जाओ। पर रेंगोकू अपनी गजब की पावर दिखाता है जिसके कारण डीमन के शैडोज गायब होने लगते हैं। रेंगोकू बताता है फ्लेम ब्रीदिंग के 9 फॉर्म्स है और 9वें फॉर्म में एक छिपी हुई ताकत है जिसका अपना एक नाम है। स्ट्राइकर अपना बॉडी और सोल का बलिदान कर देता है जिसका परिणाम एक पावरफुल स्लैश होता है जो जलाकर राख कर देता है।
रेंगोकू अपनी फुल पावर से 9th फॉर्म का यूज करता है और उसे जलाकर राख कर देता है, जिससे डीमन मर जाता है। रेंगोकू बेहोश होकर गिरने वाला होता है, पर तभी मित्सुरी आकर उसे गिरने से बचा लेती है। फिर उसके साथी भी आ जाते हैं। फिर क्या, जीत की खुशी में सब लोग इमोशनल होकर रोने लगते हैं। सुबह हो जाती है। रेंगोकू आसमान की तरफ देखकर सोच रहा होता है, आपने देखा माँ, क्यूजोरो ने अपना वादा निभाया। कुछ दिनों बाद रेंगोकू ठीक होकर घर वापस लौटता है। सेंजूरू रेंगोकू और मित्सुरी को आते देखकर खुश हो गया होता है। हालत देखने से तो लगता है उस डीमन ने रेंगोकू को गांड फटते तक मारा था। और इधर रेंगोकू का बाप साइड में खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा होता है, पर मजाल नहीं होता इसको अपने बेटे को जाकर एटलीस्ट थोड़ा तो अप्रिशिएट कर दूं। बड़ा बेकार आदमी है साला। अगले सीन में मास्टर रेंगोकू को कह रहा होता है, तुम तो बड़े सख्त लौंडे निकले रेंगोकू, डीमन स्लेयर कॉर्प्स ज्वाइन करोगे? हसीरा बना दूंगा। रेंगोकू कहता है, यस सर। इस साइड सानेमी सोच रहा होता है, ये भोसड़ी वाला बच कैसे गया। रेंगोकू अपने मन में कहता है, आपके बोले हुए शब्द मुझे आज भी जोश दिलाते हैं माँ। और अगले सीन को देखने से तो आपको भी मजा आ जाएगा। इसमें रेंगोकू सब हासिरा से घुलने मिलने का ट्राई कर रहा होता है और यहीं पर स्टोरी खत्म हो जाती है। तो अब आपको स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय।